Hello everyone, I am Naveen and today we are going to learn about the antihistamines drugs. तो एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह किया गया है, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशंस क्या हैं और ये किस तरह यूज किए जाते हैं, इस सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने कफ मेडिकेशंस को क्लियर कर लिया है, तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी सिरप्स होती हैं जो हमारे कफ मैनेजमेंट के लिए, खांसी के मैनेजमेंट में यूजफुल होते हैं। चलो एंटीहिस्टामिन्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो हमारी सेम स्ट्रेटजी रहती है कि किसी भी चीज़ को उसके नाम से हमें क्लियर करना चाहिए। देखो एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और हिस्टामिन का मतलब क्या है, एक कंपाउंड जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान, सूजन के दौरान बॉडी में क्या होता है, रिलीज होता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स बेसिकली क्या होंगे, जो कि हिस्टामिन के अपोज में काम करेंगे या हिस्टामिन को काम करने से रोकेंगे। तो देखो जैसे कि आपने सुना होगा किसी ने एंटी नेशनल कोई स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब क्या होता है कि उसने जो हमारे नेशन है, जो हमारा देश है, उसकी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में, उसके काम करने के ढंग के अगेंस्ट में उसने क्या किया, स्टेटमेंट दिया। उस तरह हम क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामिन। तो इसका मतलब क्या होगा कि हिस्टामिन का जो काम करने का तरीका है उसको ये रोक देंगे। हिस्टामिन जो रिएक्शंस बॉडी में परफॉर्म करवा रहा था उनको ये रोक देंगे, हिस्टामिन की उसके रिसेप्टर्स पर बाइंडिंग्स को रोक देंगे। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या होता है, बेसिकली हिस्टामिन क्या है, एक कंपाउंड होता है जो बॉडी में हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, H1 एंड H2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ में बाइंड करता है और डिफरेंट टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लामेशन, सूजन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो आपको मधुमक्खी काटती है कभी, या आपने देखा होगा किसी किसी को डिफरेंट टाइप के फूड से एलर्जी होती है कि वो दूध पीते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, या फिर उनको कोई पीनट्स वगैरह ले लेता है, कोई मूंगफली वगैरह लेता है तो उनकी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस क्या होती हैं, हमारी एलर्जीज होती हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है उसके अगेंस्ट में। तो ये सब जो रिएक्शंस होती हैं इनमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में हिस्टामिन काम करता है। तो हिस्टामिन वो कंपाउंड है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन, सिंगल हिस्टामिन नहीं होता, और भी कई कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हिस्टामिन एक मेजर कंपाउंड है जो कि ज़्यादातर टाइप की एलर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या होंगे, ये हिस्टामिन की सिंथेसिस को नहीं, हिस्टामिन के फंक्शन को, हिस्टामिन के काम कर, जहाँ पर हिस्टामिन काम करता है वहाँ पर जाके बाइंड हो जाएंगी, तो हिस्टामिन वहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हिस्टामिन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो वो एलर्जी रुक जाएगी, वहाँ पर जो एलर्जी की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे वो सारे वहाँ पर थम जाएंगे, वहाँ पर इन्फ्लामेशन, वहाँ पर सूजन नहीं होगी। तो यही काम होता है हमारे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का, ये हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करते हैं, हिस्टामिन की बाइंडिंग को उसके रिसेप्टर्स पर रोक देते हैं और बॉडी में इन्फ्लामेशन को, एलर्जीज को रोकने का काम करते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन से समझ आ गया हो। अब देखो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंटी हिस्टामिन्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट्स टू ट्रीट हिस्टामिन मीडिएटेड कंडीशंस। एंटी हिस्टामिन्स ऐसे ड्रग्स हैं या ऐसे ड्रग्स की क्लास है जो हिस्टामिन से होने वाली विभिन्न प्रकार की डिसऑर्डर्स या विभिन्न प्रकार की एलर्जीज को रोकने का काम करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू रिलीफ सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। एलर्जीज के सिम्टम्स में रिलीफ लेने के लिए, किसी पेशेंट को अगर एलर्जी हो रही है तो एलर्जीज को रोकने के लिए, जैसे कि हे फीवर जो कि पॉलन्स वगैरह की वजह से होता है, हाइप्स एंड रिएक्शन टू इंसेक्ट बाइट, जब कोई इंसेक्ट काट लेता है तब उससे रिएक्शन होती है, उन सब चीज़ों को ये रोकने के लिए, उसमें इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे समझेंगे कितने कॉमनली यूज होते हैं ये। देखो अब हमने एंटी हिस्टामिन को किस तरह क्लासिफाइड किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो जो एंटी हिस्टामिन ड्रग है इन्हें हमने दो क्लासेस में पहले डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है हमारा H1 एंटी हिस्टामिन्स, सेकेंड है हमारा H2 एंटी हिस्टामिन्स। अब आप पूछोगे कि H1 और H2 यहाँ पर क्या है, तो H1 और H2 हमारे रिसेप्टर्स के टाइप हैं। देखो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में जब हम एक शहर से दूसरे शहर कभी मूव करते हैं, अगर कोई हम किसी भी मीडियम से मूव करने से, ट्रेन से मूव कर रहे हैं, बाइक से मूव कर रहे हैं, या फिर हम किसी पानी के जहाज से मूव कर रहे हैं, या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज वगैरह की मदद से, एरोप्लेन की मदद से मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है वो दूसरे शहर में वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे एक उसको वहाँ पे एक रोकने के लिए वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंट होता है। बाइक के लिए बाइक स्टैंड्स वगैरह होते हैं, बस के लिए बस स्टैंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ताकि वो वहाँ पर रुक जाए और वहाँ पर जो पैसेंजर है उनको वहाँ से निकाल सके। तो इसी तरह बॉडी में कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी प्रोटीन है, कोई हिस्टामिन्स हैं या कोई अदर कंपाउंड्स हैं, तो इनके बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो हिस्टामिन को कहाँ पे, मेरी हैंड में, मतलब क्या करा, हाथ पे जहाँ किसी चीज़ ने काट लिया, जैसे मान लो मेरे हाथ पर मधुमक्खी ने एक स्टिंग कर दिया, काट लिया, तो यहाँ पे जो एलर्जीज होंगी, तो इस एलर्जीज को प्रोड्यूस करने के लिए हिस्टामिन को रिसेप्टर्स की नीड होती है। मतलब हिस्टामिन यहाँ पे आके रिसेप्टर से जुड़ेगा, उन रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में आगे की रिएक्शंस को परफॉर्म करवाएगा। तो इन्हीं रिसेप्टर्स का नाम होता है हमारा H1 एंड H2। ये क्या, H फॉर हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन के रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के हैं, प्रेजेंस के हिसाब से कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
उसके हिसाब से ये H1 और H2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो पहला H1 एंटीहिस्टामिन्स मतलब जो H1 रिसेप्टर्स पर जुड़ेंगे, ये क्या करेंगे, H1 रिसेप्टर्स पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हिस्टामिन के लिए जगह खाली नहीं है, हिस्टामिन के लिए जगह खाली नहीं है, तो हिस्टामिन यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा, तो बॉडी में रिएक्शन नहीं होगी। और H2 एंटीहिस्टामिन्स क्या होंगे, H2 रिसेप्टर्स पर, हिस्टामिन के जो सेकेंड रिसेप्टर्स हैं उन पर जाकर ये जुड़ते हैं और हिस्टामिन की आगे की प्रोसेस को ये रोक देते हैं। तो H1 एंटीहिस्टामिन्स और H2 एंटीहिस्टामिन्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि H2 एंटीहिस्टामिन्स कहाँ काम करते हैं। तो जो H2 एंटीहिस्टामिन्स हैं ये H2 रिसेप्टर से जुड़ते हैं। अब H2 रिसेप्टर्स हमारे कहाँ होते हैं, स्टमक लिनिंग में प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो पेट है उसकी लिनिंग में प्रेजेंट होते हैं, हमारा जो स्टमक है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पर जाके ये क्या कर देते हैं, एसिड प्रोडक्शन। जब हिस्टामिन बढ़ता है, हिस्टामिन की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ती है, तो एसिड प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है, मतलब बॉडी में एसिड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिससे एसिडिटी वगैरह की, एसिडिटी या बर्निंग वाली कंडीशन जनरेट होती हैं। तो H2 एंटीहिस्टामिन्स क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर्स पर स्टोमक में जो प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर जुड़ जाते हैं और एसिड के प्रोडक्शंस को रोक देते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। एसिड का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, एसिडिटी जैसी समस्या या फिर जो एसिड की वजह से अल्सर हो रहे थे पेट में, वो सब कंडीशंस क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये क्या होते हैं हमारे H2 एंटीहिस्टामिन्स स्टमक में जाकर H2 रिसेप्टर से जुड़ते हैं, हिस्टामिन के फंक्शन को यहाँ पे ये रोक देते हैं, जिससे एसिड प्रोडक्शन बॉडी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो हमारा स्टमक एसिड बन रहा था वो यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, सिफारिश, इसका कोड है याद करने का, इसके एग्जाम्पल वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं H1 एंटीहिस्टामिन्स। H1 एंटीहिस्टामिन्स मतलब जो कि H1 रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो रहे हैं। अब इनको हमने दो क्लासेस में फर्दर क्लासिफाइड किया है। पहला होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन, दूसरा होता है हमारा सेकेंड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन मतलब जो सबसे पहले ड्रग्स आए थे और सेकंड जनरेशन मतलब जो अभी अभी नए ड्रग्स ऑरिजिनेट हुए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वाले जो ड्रग्स होते हैं हमारे, फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड हो जाते हैं। इससे सेडेशन होता है, सेडेशन मतलब नींद सी आती है। ठीक है, तो जब आप H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स लेते हैं तो इससे पेशेंट को नींद आती है। मतलब जब आप H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आप उससे बोलेंगे कि आपको इस कंडीशन में बाइक नहीं चलाना है, कोई खतरे वाला काम नहीं करना है, जिसमें आपको जागने की जरूरत है, जिसमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। उस कंडीशंस में हम H1 एंटीहिस्टामिन्स में अगर दिया है पेशेंट को तो उसे हम आराम करने की सलाह देते हैं, बाइक वगैरह ड्राइव करने का मना करते हैं। ठीक है, 4 to 6 आवर्स इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब 4 से 6 घंटे तक ये काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स DCB वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन वाले ड्रग्स क्या होते हैं, ये सिलेक्टिवली पेरिफेरल रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, मतलब जहाँ पे इनकी नीड है ये वहीं पर जाकर बाइंड करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। ब्लड ब्रेन बैरियर एक बैरियर होता है जो कि ड्रग्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने से रोकता है, या जो हमारा ब्रेन है ब्रेन पर काम करने से रोकता है। ठीक है, जिनकी नीड होती है उन्हीं चीज़ों को ये क्रॉस करने देता है, बाकी चीज़ों को ये रोक कर रख लेता है। तो क्या होता है ये, इस वजह से सिलेक्टिव है पेरिफेरल रिसेप्टर्स के लिए, मतलब जहाँ पे इनकी नीड है वहीं पर काम कर रहे हैं, ब्लड बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये सेडेशन इनसे कम होता है, या तो होता ही नहीं है किसी किसी ड्रग से, या बहुत लेस सेडेशन होता है। 12 to 24 आवर इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनका ज़्यादा है, 12 से 24 घंटे तक ये काम करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो एंटीहिस्टामिन्स को हमने कैसे क्लासिफाइड किया है, किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया है, किस रिसेप्टर से वो बाइंड कर रहे हैं उस बेसिस पर हमने उसको क्लासिफाइड किया है। पहला होते हैं H1 एंटीहिस्टामिन्स, सेकंड होते हैं H2 एंटीहिस्टामिन्स। H2 एंटीहिस्टामिन्स जो हैं वो स्टमक में काम कर रहे हैं, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है हमारा वहाँ पर काम कर रहे हैं और एसिड के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, जिससे एसिड अल्सर्स वगैरह जो प्रोड्यूस हो रहे थे हमारे पेट के जो अल्सर थे, पेट की जो छाले थे उनमें रिलीफ मिल सकता है, या कोई अदर कंडीशन जैसे कि पेट की लिनिंग में कोई और इश्यू हो रहा हो, एक्सेसिव एसिड की वजह से क्या होता है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें रिलीफ पहुंचाएंगे। जबकि H1 एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इनको डिवाइड किया। फर्स्ट जनरेशन क्या थे, ओल्डर ड्रग्स, मतलब पुराने वाले ड्रग्स हैं, सस्ते भी मिलते हैं, ये क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और सेडेशन करते हैं, मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करके वहाँ पे रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और वहाँ पे सेडेशन जनरेट करते हैं, मतलब नींद आती है इनको लेने के बाद में, और 4 से 6 घंटे तक इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। जबकि जो सेकंड जनरेशन के होते हैं ये नए ड्रग्स हैं, सिलेक्टिवली पेरिफेरल रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करते हैं, जहाँ पे नीड है वहाँ पे बाइंड करते हैं, या तो इनसे सेडेशन होता ही नहीं है, बहुत कम सेडेशन इनसे देखने को मिलता है। 12 to 24 आवर्स इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमने हिस्टामिन्स को कैसे, एंटीहिस्टामिन्स को कैसे क्लासिफाइड किया है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हमारे H1 एंटीहिस्टामिन्स के बारे में, जो कि कहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, H1 रिसेप्टर्स पर बाइंड कर रहे हैं। सो दे ब्लॉक द एक्टिविटी और एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट द H1 रिसेप्टर्स हेल्पिंग टू रिलीव एलर्जिक रिएक्शंस। कहाँ पे बाइंड कर रहे हैं ये,
ये हमारे जो H1 एंटीहिस्टामिन्स हैं ये हमारे H1 रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं। H1 रिसेप्टर पर बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद में यहाँ पे बाइंड किसको होना था, हिस्टामिन को आना था, यहाँ पे हिस्टामिन आके जुड़ता, लेकिन पहले से यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंटीहिस्टामिन्स प्रेजेंट है। अब एंटीहिस्टामिन्स प्रेजेंट है तो हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है, हिस्टामिन जो रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहा था, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, वो सब यहाँ पे स्नीजिंग वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, तो हमारा जो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इनका काम होता है। तो दे ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन एट द H1 रिसेप्टर्स हेल्पिंग टू रिलीफ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस में ही हमें लाभ पहुँचाते हैं। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दो टाइप के हैं, तो दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं पहले, सो These are oldest H1 antihistamines and are relatively inexpensive and widely available। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ओल्डेस्ट हैं, मतलब सबसे पुराने जो हिस्टामिन्स में जो खोजे गए थे, एंटीहिस्टामिन्स में जो ड्रग्स खोजे गए थे उनमें ये पुराने ड्रग्स हैं हमारे पास अवेलेबल। और रिलेटिवली कैसे होते हैं, इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ते होते हैं अदर ड्रग्स के कंपैरिजन में, और वाइडली अवेलेबल मतलब आसानी से मिल जाते हैं। दे इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंटागोनाइज H1 रिसेप्टर्स लीडिंग टू सेडेशन व्हाइल टेकिंग। तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। बेसिकली यहाँ ब्रेन की बात चल रही है, तो ब्रेन में भी हमारे क्या H1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब H1 रिसेप्टर ऐसा नहीं है कि हमारी कहीं केवल जहाँ पे मतलब कोई रिएक्शंस हुई है वहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन में भी हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो ब्रेन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहाँ से कोई अदर रिएक्शन होगी जब हिस्टामिन जुड़ेगा, ठीक है। लंग्स में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, वहाँ पे अगर हिस्टामिन जुड़ेगा तो अदर रिएक्शंस परफॉर्म होगी, ठीक है। कहीं पे स्नीजिंग कराएगा ये, कहीं पे ये वोमिटिंग कराएगा, कहीं पे ये हिस्टामिन जाके एलर्जी का जनरेट करवाएगा, कहीं पे ये इन्फ्लेमेशन करेगा। तो अलग अलग जगह पे H1 रिसेप्टर्स का अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब H1 का तो जुड़ने का ही फंक्शन है, लेकिन हिस्टामिन अगर अलग अलग रिसेप्टर से जुड़ता है तो वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग रिएक्शंस परफॉर्म करता है। तो जो H1 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं इजीली क्रॉस कर जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, और कहाँ पहुँच जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं H1 रिसेप्टर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड एंटागोनाइज H1 रिसेप्टर लीडिंग टू सेडेशन व्हाइल टेकिंग। तो ये क्या करते हैं, सेडेशन जनरेट करते हैं। मतलब पेशेंट का ब्लड विजन हो जाता है, उसको नींद आती है, उसका ध्यान नहीं लगा पाता एक जगह पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर वो बाइक चला रहा हो, उसने फर्स्ट जनरेशन का H1 एंटीहिस्टामिन्स लिया है, तो हो सकता है कि उसको बाइक चलाते अचानक सेडेशन आ जाए, नींद आ जाए और वो टक्कर मार दे किसी को। तो इस कंडीशन में क्या हम इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, H1 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करते हैं और सेडेशन की कंडीशन जनरेट होती है जब हम इनको लेते हैं तब। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें हम तो डाइपेनहाइड्रामिन, बेनिड्रिल सिरप सुना होगा आपने, कफ के लिए, खांसी के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज होता था पहले ये। तो बेनिड्रिल जो सिरप है जिसमें डाइपेनहाइड्रामिन होता है, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स होता है। सेकेंड क्लोरफेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन भी बहुत यूज होता है आजकल, आपने देखा होगा जो कफ मेडिकेशन होती है उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। और ब्रोमफेनिरामिन, तो डाइपेनहाइड्रामिन, क्लोरफेनिरामिन और ब्रोमफेनिरामिन, इसको हम याद कैसे करेंगे, तो DCB इसका कोड होता है, ठीक है। कैसे हम याद करेंगे इसको, DCB से आपको ध्यान रखना है कि DCB मतलब क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। D फॉर डाइपेनहाइड्रामिन, C फॉर क्लोरफेनिरामिन और B फॉर ब्रोमफेनिरामिन। अब आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन के बाद में सेकंड जनरेशन की बारी। तो सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, न्यू ड्रग्स दैट आर मच मोर सिलेक्टिव फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स। ये क्या है, नए ड्रग्स हैं और पेरिफेरल रिसेप्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, क्रॉस नहीं करती ये ब्लड ब्रेन बैरियर को। ध्यान रखना है जो H2 एंटीहिस्टामिन्स हैं ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। सिलेक्टिवली सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द ऑकरेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट लाइक सेडेशन। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पेशेंट जब इनको लेगा तो सेडेशन नहीं होगा उसको, क्योंकि सिलेक्टिव है, जहाँ पर रिसेप्टर्स जहाँ पर नीड है वहीं पर पहुँच रहे हैं ये। तो इसी सिलेक्टिविटी की वजह से ये सेडेशन जैसे साइड इफेक्ट इनकी वजह से कम हो जाते हैं। अब ये बहुत कॉमन है, आपने पता है हर कहीं पर इनका नाम सुना होगा, जैसे कि सेट्रिजिन, बिल्कुल सुना होगा आपने सेट्रिजिन। जरा सी एलर्जीज में सेट्रिजिन लेते हैं लोग, सेट्रिजिन, लीवोसेट्रिजिन, एक्रीबास्टिन और कीटोटिफिन इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम याद कैसे करेंगे, तो एग्जाम्पल को याद करने के लिए हम इसको जो कोड होता है वो हमारे पास होता है कलसिस, KALCE। K4 हमारे पास क्या हो जाएगा, कीटोटिफिन, A4 हमारे पास हो जाता है एक्रीबास्टिन, L4 लीवोसेट्रिजिन, C4 सेट्रिजिन, ठीक है।
C4 सेट्रिजिन, L4 लेवोसेट्रिजिन, A4 एक्रिबास्टिन और K4 हो जाता है हमारे पास में कीटोटिफिन। तो ये हमारी सेकंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिन्स के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब सेकंड जनरेशन के बाद ये क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं H2 एंटीहिस्टामिन्स। अब H2 एंटीहिस्टामिन्स क्या है, जैसा कि आपको पता है ये कहाँ काम करते हैं, हमारे H2 रिसेप्टर्स पर काम करते हैं। और H2 रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ पर, जो स्टमक में प्रेजेंट है। दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट H2 रिसेप्टर्स ऑफ पेरिफेरल सेल्स इन द स्टमक। स्टमक की जो पेरिफेरल सेल्स हैं वहाँ पे H2 जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अब यहाँ पे आके हिस्टामिन नहीं जुड़ पाएगा। जैसे एक सीट थी, बेसिकली आप ऐसा समझो कि जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स बेसिकली एक कुर्सी है, चेयर है एक। अब मान लो एक चेयर है जिस पर कोई आके बैठने वाला था, एक चेयर है जैसे उस पर जैसे एक चेयर है, जैसे कि राम और श्याम दो लोग हैं, ठीक है, राम और श्याम दो लोग हैं, तो ये राम की चेयर है। राम यहाँ पे आके बैठने वाला था और यहाँ पे आके कुछ काम करने वाला था, लेकिन यहाँ पे श्याम पहले से ही बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे श्याम पहले से बैठा हुआ है तो राम यहाँ पे आके कैसे बैठेगा, तो राम यहाँ पे आके नहीं बैठ पाएगा। उसी तरीके से एंटी हिस्टामिन यहाँ पे पहले से है तो हिस्टामिन यहाँ पे आके नहीं बैठ पाएंगे और अपना काम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब अपने रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो H2 एंटीहिस्टामिन्स होते हैं ये क्या कर देते हैं, H2 रिसेप्टर्स को जो कि स्टमक में प्रेजेंट हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे और स्टमक एसिड जो हमारे पास में एसिड है हमारा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। स्टमक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। दी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कंडीशन। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कंडीशन जो होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनको ये ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे कि जो कि हमारा एसिड प्रोडक्शन की वजह से हो रही थी, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन की वजह से हो रही थी। अब इसको याद कैसे करेंगे हम, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन, ठीक है, फेमिटिडीन या फेमोटिडीन इसके एग्जाम्पल हैं। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं इसको, CRF से हम इसको याद कर सकते हैं। CRF तो आपने सुना होगा ना, फोर्स का नाम भी होता है। C4 सेमेटिडीन, R4 रेनिटिडीन और F4 फेमिटिडीन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब हम कहाँ देते हैं इन ड्रग्स को, कौन सी बीमारियों में ये ड्रग्स हमारे यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं इसके इंडिकेशन। तो पहले बात करते हैं हम H1 के इंडिकेशंस के बारे में। तो H1 कहाँ यूज होंगे, एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। देखो जहाँ भी आइटिस वर्ड कहीं पे भी यूज हो रहा है या टिस वर्ड जहाँ पे यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो रही है, सूजन आ रही है उस जगह पर, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब सूजन और इन्फ्लेमेशन किस वजह से आएगा, किसी एलर्जी की वजह से आएगा, किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से आएगा। तो उन सब में कौन से काम करेंगे, हमारे H1 जो ड्रग हैं, H1 एंटीहिस्टामिन्स हैं, वो हमारे काम करेंगे। तो एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक में कोई स्वेलिंग आ रही है एलर्जी की वजह से, या फिर जो साइनस हैं उनमें कोई स्वेलिंग आ रही है, उसको कम करेंगे। फेरिंग्स में कोई स्वेलिंग है, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, नोसिया, वोमिटिंग, मोशन सिकनेस। जब हम मोशन करते हैं तो अलग अलग मोशंस की वजह से सिकनेस होती है, एलर्जीज होती हैं, उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करेंगे। एलर्जिक डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे किसी स्टिंग बाइट, किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया हो, मधुमक्खी वगैरह ने काट लिया हो, उस कंडीशन में जो एलर्जीज होती हैं उनको रोकते हैं। एंजियोडर्मा, स्किन की कंडीशन, एंजियोएडिमा सॉरी, उस कंडीशन में भी ये हमें क्या करते हैं, रिलीफ पहुंचाते हैं। और जब H2 की बात करेंगे तो ये कहाँ काम करेंगे, हमारे पेप्टिक अल्सर, पेट में जो अल्सर हो रहे हैं एक्सेसिव एसिड की वजह से, एसिड रिफ्लक्स में काम करेंगे। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक मतलब जो हमारे स्टमक की लिनिंग है उसमें सूजन आ गई है, उसको भी ये कम करने का काम करेंगे। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस या एडीआस की बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस या एडीआस का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे इन ड्रग्स को नहीं देना चाहिए, कहाँ पे ये ड्रग्स एडवर्स रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। देखो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो H1 की अगर हम बात करें तो ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको ये उन पर ये बाइंड हो जाते हैं और उनकी जो एक्टिविटी है उसको अपोज करने का काम करते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सेडेशन देखने को मिलता है, ड्राई माउथ, इंसोम्निया मतलब पेशेंट को नींद नहीं आती, यूफोरिया मतलब भ्रम होता है, डिजीनेस मतलब ध्यान न लगा पाना एक जगह पर, ऐसी कंडीशंस होती है। इसके अलावा क्यूटी प्रोलॉन्गिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। क्यूटी प्रोलॉन्गिंग इफेक्ट कौन सी ड्रग्स देते हैं, हमारे H1 एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं ये हमारे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन देते हैं। क्यूटी क्या होता है वो आपको ECG वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि क्यूटी इंटरवल बेसिकली क्या होता है। एक हार्ट में जो हमारे हार्ट बीट होती है उसके बीच में ये जनरेट होता है क्यूटी इंटरवल। ECG में आपको ये आसानी समझ में आ पाएगा। सेकंड हमारे पास में हो जाते हैं क्या, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके, H2 के। H2 जो हमारे एंटीहिस्टामिन्स हैं उनके क्या होंगे, तो बेसिकली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशंस कर सकते हैं, मतलब दस्त लग सकते हैं पेशेंट को या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऐसी कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा साइटोक्रोम सिस्टम को इनहिबिट कर सकते हैं, जिससे हमारा साइटोक्रोम सिस्टम भी बॉडी में एक सिस्टम होता है, इसको भी हम कभी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे।
साइटोक्रोम सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाती है, बॉडी में ड्रग टॉक्सिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट जनरेट करते हैं। एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स मतलब फर्टिलिटी के साथ में इंटरफेयर करते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं अगर ज़्यादा हाई डोजेस में हम इनको कंटिन्यूसली ले रहे हैं और अगर ये एडवर्स इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा हिस्टामिन से रिलेटेड एक लेक्चर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में, कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे क्लासीफाइड किया गया है, कब पेशेंट को देना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन से हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन।